गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं इनकम टैक्स आरटीपी नवंबर 2020। बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट, केस स्टडी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एक बार डिस्कस करते हैं क्या क्या है। मिस्टर ए एज्ड 52 ईयर्स इज ए CEO of XYZ Enterprise Limited ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 ही अर्न सैलरी। तो बच्चों इसकी सैलरी है 1,65 लाख एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो बच्चों अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो ये आ जाता है 112A में 1,06,500 एंड अर्न इंटरेस्ट 4,82,778 ऑन सेविंग अकाउंट। इन चीजों का हमने ध्यान रखना है बच्चों। जैसे अब ये LTCG है, मेरे से कोई पूछे इसके ऊपर रेट क्या है, मैं कहूंगा 1 लाख तक एग्जाम और 1 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 10%। ये जो सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आया है ना बच्चों, ये अदर सोर्सेज की इनकम है। लेकिन इसकी ना 80TTA, अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो उस केस में एज क्योंकि 52 ईयर्स है तो 80TTA की मिलेगी डिडक्शन। हालांकि यूज होता है या नहीं वो तो MCQ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है। इसके बाद फर्दर ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन फॉर फाइलिंग हिज रिटर्न। तो ये अब आपसे कह रहा है ही डज नॉट रिसीव्ड HRA फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। Mr. A took a loan from State Bank of India on 27th October 2017 for repairing his house self-occupied। तो बच्चों यहां तक डिस्कस करते हैं। अगर आपको HRA नहीं मिल रहा तो बस कोई लिंक ही नहीं है उस चीज का। उसका यूज पता है कब होता है बच्चों, अगर मान लो इसने किराए पर जगह ले रखी हो, उसका रेंट जो पे कर रहा है उसके लिए ना वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है 80GG की। लेकिन वहां अगर कहेगा तो, अदरवाइज मेरे को कोई कहे कि मुझे HRA नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये कह रहा है कि 27 अक्टूबर 2017 को उसने अपने मकान जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी रिपेयर के लिए लोन लिया है एंड पेड इंटरेस्ट ऑन सच बोरिंग 80,000। अगर आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है ना बच्चों, उसकी NAV नील होती है, नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से ना आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की रिडक्शन मिलती है, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है बच्चों 30,000 एंड 1,50,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। इसका कोई यूज नहीं है। अगर हाउस की कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लोन लिया होता तो उस केस में ये जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया होता इसकी 80C की रिडक्शन मिलती, लेकिन अभी नहीं मिलेगी बच्चों। अभी तो किसके लिए लोन लिया है? रिपेयर के लिए। मिस्टर A has made following payment toward medical insurance premium for health policy taken for his family member। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं ना उसके लिए 80D की रिडक्शन मिलती है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं किसके रिगार्डिंग? ब्रदर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें मिलती है ओन फैमिली, जिसमें आते हैं सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स। ब्रदर के लिए नहीं मिलती। पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो, पेमेंट किसी भी मोड में करो अदर देन कैश। एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट कर सकते हो आप कैश में, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट है 5,000। मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज ब्रदर, बट बच्चों नहीं मिलेगी 80D की रिडक्शन। इसके बाद मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज पेरेंट 17,670 इलिजिबल है। मेडिकल प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ 21,000। बच्चों पता क्या होता है? 25,000 मैक्सिमम लिमिट ओन फैमिली के लिए, क्योंकि इसकी एज 52 ईयर्स है, ये कोई सीनियर सिटीजन नहीं है। और जो पेरेंट्स है उनके केस में लिमिट 50,000 हो जाएगी। अब इसे आगे बढ़ते हैं। ही आल्सो इनकर्ड 64,100 टुवर्ड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज वाइफ इन कैश। बच्चों यहाँ पर 6400 है, 5,000 की लिमिट होती है, लेकिन उसकी स्पाउस और उसके अपने नाम पर 21,000 रुपए की पहले मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है। तो 21 और 5 26, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है बच्चों? 25,000। तो 25,000 ही इलिजिबल होंगे। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है ही डिपॉजिटेड 1 लाख टुवर्ड्स PPF। बच्चों जो PPF में डिपॉजिट कराते हैं ना 80C की रिडक्शन मिलती है। ही आल्सो डिपॉजिटेड 50,000 एंड 2,50,000 टुवर्ड्स टायर 1 एंड टायर 2 NPS अकाउंट। बच्चों नोटिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें अगर आप टायर 1 में डिपॉजिट करा रहे हैं, आप कोई भी हैं, आप डिपॉजिट करा सकते हैं। 80CCD की मिलती है डिडक्शन।
उसमें ना एडिशनल अमाउंट में आ जाता है ये, तो आपकी 50,000 रुपए की लिमिट है, ये तो हो गया। ये जो टायर 2 में है ना, इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय करा सकते हैं। मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है, 80C में एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ही नहीं। यहाँ तो क्या लिख रखा है क्लियरली कि CEO ऑफ XYZ एंटरप्राइज लिमिटेड, तो मतलब ये टायर 2 वाला तो इसके लिए हट ही गया। अभी आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है हमें, he has paid 5,30,000 as advance tax, his employer has deducted tax at source 51,89,000, तो इसका TDS कटा हुआ है 51,89,000, इसने एडवांस टैक्स पे किया है बच्चों 5,30,000। he is of the opinion the balance amount of tax if any he will pay on 27 July 2020, that is before the due date for filing of return of income। ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने की क्या है 31 जुलाई नॉर्मली। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो अब ये आपको ऑप्शंस के आंसर देने हैं। पहला, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ए अंडर चैप्टर 6 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो बच्चों हमने यहाँ पर डिडक्शन टोटल देखनी है कि उसको कितनी मिलेंगी, तो एक बार करते हैं कंप्यूटेशन। देखो बच्चों यहाँ पर हम अपना पूरा वर्क करके चलेंगे ताकि कहीं से भी माइनर सा भी हमारा आंसर गलत ना हो, क्योंकि जब है ही MCQ तो मेरे से कोई पूछे किस किस चीज की डिडक्शन मिलेगी, मैं कहूंगा सबसे पहले आ जाओ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C डिपॉजिटेड इन PPF। जो PPF में जमा कराए हैं ना बच्चों, कितना अमाउंट है वो 1 लाख। इसके बाद आ जाओ आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, जो टायर 1 है उसके अंडर डिपॉजिट कराए डिपॉजिटेड। इसके बाद आगे बढ़े बच्चों, इन्होंने ना 80D में बताया है, पहले ओन फैमिली को ले लेते हैं। तो यहां 2 चीजें हैं लेकिन मैक्सिमम लिमिट 25,000 होती है। मेडिकल प्रीमियम ऑफ सेल्फ एंड हिज वाइफ 21,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस ऑफ वाइफ, ये पहले मैक्सिमम लिमिट इसकी है 5,000, और 21 और 5 बच्चों मिला दूं तो 26, बट मैक्सिमम लिमिट ऑफ ओन फैमिली 25,000। इसके बाद 80D में ही अगर हम चलें तो फॉर पेरेंट्स मेडिकल प्रीमियम पेड, कितना पे किया है बच्चों, ये फेयर आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि वैसे तो MCQ बेस्ड है। फॉर हिज पेरेंट्स 17,670। इसने ना जो सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है तो उसकी बच्चों 80AA की रिडक्शन मिलेगी, तो लिख देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80AA 10,000। बस बच्चों और कोई डिडक्शन नहीं है, टोटल कर दो, आपको टोटल पता लग जाएगा कितना बन रहा है। 150, 175 और 27,670 है, 2,02,670 हो गया बच्चों। ऐसे कंप्यूट करना है आपने। ये टोटल डिडक्शन हो गई। तो हमारा आंसर पूछा है क्या होगा, तो एक बार चेकआउट करते हैं। ये रहा बच्चों D, तो लिख देते हैं फर्स्ट D, ये करेक्ट आंसर आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। कहता है एज्यूमिंग मिस्टर ए पेज रेंट ऑफ 65,000 पर मंथ for his rented house at Mumbai to Mr. C, a resident individual, is Mr. A liable to deduct TDS on such rent? If so, what would be the rate and amount of TDS? As per
सेक्शन 194 IB, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर कब होगा वो पर्सन, जब 50,000 पर मंथ से ज्यादा है ज्यादा। कब टीडीएस काटना है, आप कहोगे टोटल अमाउंट के ऊपर लास्ट मंथ में, जो मार्च का मंथ है, तो एक बार आप बच्चे 65,000 इंटू 12 करो, टोटल अमाउंट के ऊपर घटना होता है। बच्चों मैं कर रहा हूं 7,80,000, 5% करो आप इसका, तो ये बन रहा है 39,000। अब क्वेश्चन आता है कब, मार्च मंथ में, तो आंसर देखते हैं। पर मंथ नहीं, पर मंथ नहीं, यहां पर देखें थर्ड वन, यस मिस्टर ए इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 5% अमाउंटिंग टू 39,000, ये आ गया इन द मंथ ऑफ मार्च 2020, तो हमारा आंसर आया सी। तो हम लिख देंगे सेकंड का सी है हमारा। आपको पूरा डिटेल सेक्शन देख लेना है 194 IB, अगर आपको ध्यान ना हो तो। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमें कहता है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। अब बच्चों कहने को तो MCQ है, आपको नेट टैक्स पेबल निकालना है। आप देखो कितना मुश्किल हो गया, पहले सभी हेड की क्या निकालनी पड़ेगी, इनकम, उस इनकम का एक्यूमुलेट करके GTI आएगी, जो डिडक्शन अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है वो घटाकर टोटल इनकम के ऊपर कंप्यूट करना पड़ेगा टैक्स, जो टैक्स आएगा उसमें से TDS और एडवांस टैक्स घटा देंगे तो रिमेनिंग नेट टैक्स पेबल आएगा। तो एक बार बच्चों कंप्यूट करते हैं, अगर पूछा है तो जल्दी जल्दी होगा बच्चों, आप आराम से देखना। हम यहाँ पर ना बच्चों रफ वर्क में कर देते हैं कि कौन से हेड की क्या इनकम है। इसने इनिशियल में बताया था कि इसकी ना सैलरी इनकम है बच्चों 1,65 लाख। अब इसने सैलरी कमाई है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलनी है, तो लेस कर देंगे। तो लिखा हमने इनकम फ्रॉम सैलरी, इसने HRA मना कर दिया और कोई सैलरी हेड से रिलेटेड है नहीं, तो डेट विल बी कोड ग्रोस सैलरी 1,65 लाख। इसमें से बच्चों लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो बच्चों ये आ गया 1,64,50,000। इसके बाद बच्चों इन्होंने ना हमें यूं बताया था LTCG है, कैपिटल गेन हेड पे आएंगे, अभी हम इंटरेस्ट अदर सोर्सेज पे आएंगे, लेकिन इसने बताया था कि इसका जो हाउस है ना वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके लिए लोन लिया है और इंटरेस्ट पे किया है 80,000, लेकिन हमें पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है 30,000 और वो 30,000 आप कहीं से भी राइट ऑफ कर सकते हो। तो एक बार लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस बच्चों सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू नील, इसमें से लेस करेंगे आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ए की तो मिलती नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ NAV ही 0 है, तो वो ओवर हो गई, तो हमने लिखा नील। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितने रुपीस बच्चों, मैक्सिमम लिमिट फॉर रिपेयर वर्क, मैक्सिमम लिमिट है बच्चों रिपेयर के लिए 30,000, तो बच्चों ये 30,000 रुपए लॉस आ गया हाउस प्रॉपर्टी से। इस लॉस को हम लिख भी देते हैं, लॉस विल बी सेट ऑफ, कहीं से भी कर लो, फ्रॉम सैलरी इनकम, माइनस का लिख दिया, सैलरी इनकम से हो जाएगा। अब बच्चों अगली दोनों इनकम तो सीधी दे रखी है, पहली कैपिटल गेन्स, बच्चों LTCG अंडर सेक्शन 112A कितना है हमारा LTCG, अगर हम देखें तो 1,06,500, और इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बच्चों इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है 4,82,778, 4,82,778। बस बच्चों एक बार आप टोटल कर दो, ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। हमने की बच्चों 1,70,09,278। अब बच्चों इसमें से ना डिडक्शन घटानी है आपको,
तो यहाँ पर अगर हम देखें ना तो सबसे पहले पार्ट में हमने कंप्यूट की है 2,02,670, तो ये लेस कर दो बच्चों, इसमें सारी रिडक्शन आ गई। ये लेस करने के बाद बच्चों टोटल इनकम आपको पता होना चाहिए, टोटल इनकम 10 के मल्टीपल में हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, 1,68,06,608, क्योंकि 5 से ऊपर है तो लिख देंगे टोटल इनकम राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A 1,68,06,610। अब इसके बाद बच्चों इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करते हैं, तो आप कैसे कंप्यूट करेंगे देखना। जो पहले अलग रेट वाली इनकम होती है ना, तो आप कहेंगे वो तो सिर्फ LTCG है, ये इसमें 1 लाख एग्जेम्प्ट, तो ओन LTCG अंडर सेक्शन 112A ओन 6,500 एट द रेट ऑफ 10%, तो बच्चों 650। और कुछ भी नहीं है ना बच्चों, हमें सीधा लगाना है बस टैक्स। और जो बाकी इनकम रह गई, आप एक बार 168,06,608 में से 1,06,500 लेस कर दो ऑन अदर इनकम। एक बार बच्चों मैं अदर इनकम लिख रहा हूं 1,67,01,10, इसमें से 1,06,500 हटा दिए, तो अब इसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। अप टू ₹250 नील, नेक्स्ट ₹250 एट द रेट ऑफ 5%, 12,500, नेक्स्ट ₹5 लाख एट द रेट ऑफ 20%, 1 लाख। और इससे ऊपर जो इनकम है बच्चों कितनी, आप कहोगे डिफरेंस कर लो सर, 1,57,01,10 एट द रेट ऑफ 30%, तो बच्चों ये है 47,10,033। बस बच्चों इसका पूरे का कर लो टोटल, तो बच्चों 48,22,533 और पूरे का टोटल 48,23,183। ये हमारा आ गया। अब इसमें आपने सरचार्ज लगाना है। सरचार्ज बच्चों अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो 15% सबके ऊपर, चाहे वो LTCG 112 ही क्यों ना हो, तो लगाओ सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। तो बच्चों हमने लगाया, ये आ रहा है इसका, इस अमाउंट का लगाना है 7,23,477। बच्चों ऐड कर दो 55,46,660 और इसके ऊपर ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो बच्चों कंप्यूट किया 2,21,866। आप ऐड कर दो बच्चों पूरा 57,68,526। ठीक है, इसमें से लेस कर दो जो उसका एडवांस टैक्स वो TDS गया हुआ है, तो एक बार TDS ऑन सैलरी फॉर एडवांस टैक्स पेड। तो बच्चों इसका टोटल है 57,19,000 और इसमें से लेस किया 49,526 टैक्स पेएबल। राउंडिंग ऑफ होती है बच्चों इनकी, हम कहेंगे टैक्स पेएबल राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288B। तो ये बच्चों 49,530। तो एक बार देखते हैं हम लोग, जो हमारा C है ना बच्चों, ये आंसर है, तो लिख देंगे थर्ड का C। ये हो गया बच्चों। अभी देखो फोर्थ, आगे D पार्ट में कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर सेक्शन 234B। बच्चों एडवांस पेमेंट का है ये हमारा। इसमें क्या होता है, जो एडवांस टैक्स की पेमेंट ना अगर 1 अप्रैल मतलब आपको 31 मार्च 2020 तक प्रीवियस ईयर में पे करना पड़ता है, 1 अप्रैल से नहीं तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन ये सेक्शन तब एप्लीकेबल होता है जब एडवांस टैक्स 90% से कम पे कर रखा है, लेकिन यहां ऐसी सिचुएशन नहीं है बच्चों। टोटल टैक्स कितना बन रहा है, टोटल
टैक्स पेबल, ये एक्चुअल वाला टोटल टैक्स पेबल बन रहा है हमारा बच्चों, ये रहा 57,68,526 और TDS एंड एडवांस टैक्स टोटल जा कितना चुका है 57,19,000। हम लिखेंगे बिकॉज, मतलब आप अपनी तरफ से आंसर लिखेंगे, सिंस टैक्स पेड is more than 90% of actual tax payable, so section 234B will not be applicable। तो आपका 234B एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरे से कोई पूछे फिर आप डी के अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा, ये डी पार्ट कर रहा हूं, मतलब फोर्थ पार्ट, तो मैं कहूंगा कि इसका आंसर बी आएगा, नील। ये सेक्शन ही नहीं अप्लाई होना, तो ये बच्चों फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग नील, ये हमने ऐसे है। अब बच्चों एक बार अगला क्वेश्चन शुरू कर दिया इन्होंने। मिस चंचल एज्ड 45 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा ऑफ हर ग्रॉस रिसीट्स for the financial year 18-19 and 19-20 she is engaged in agency business along with providing services as tarot card reader। तो अब आप देखो बच्चों 18-19 19-20 रिसीट्स फ्रॉम बिजनेस, रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशन और टोटल ग्रोस रिसीट्स दे रखी है। अभी सब चीजें समझ लेंगे कि कैसे है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 she paid an amount 1,20,000 to a contractor for polishing her old furniture। She has taken services from renowned interior designer for her self-occupied residential house property for which she paid 2,50,000। आगे कहता है further on 28th May 2019 she sold one commercial property। कितने की सेल की है 50 लाख की, और वैल्यू अडोप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी वाज, अगर बच्चों इसकी 105% से ज्यादा ना हो ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो वो कंसीडर्ड नहीं होती सेक्शन 50C के अकॉर्डिंग, तो इसका रेलेवेंस ओवर हो जाएगा। और परचेज कितने की थी 40 लाख की, कब 28 अप्रैल 17 को, तो अगर मैं देखूं तो 2 साल से ऊपर हो गया, तो इंडेक्सेशन होगा, और इंडेक्स दे रहा है 19-20 का 289 और 17-18 का 272। Brought forward long-term capital loss from unlisted shares of financial year 18-19 7,80,000। During the year, Miss Chanchal incurred a loss 70 lakh while trading in agriculture commodity derivative। No commodity transaction tax paid। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पे किया, तो आप एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहे हो, 70 लाख रुपए आपके बिजनेस से लॉस हो गया। From the detail given above, choose the most appropriate option to the question given below। Is Miss Chanchal liable to tax audit under Income Tax Act 1961? बच्चों टैक्स ऑडिट के लिए पता है कब लायबल होते हो, जब आपकी प्रीवियस ईयर जो कि ये 19-20 है, इसमें बिजनेस से रिसीट्स 1 करोड़ से ज्यादा हो, नहीं है यहाँ, और प्रोफेशन से रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा हो, इनके एग्रीगेट का कोई लिंक नहीं होता, नहीं है यहाँ, तो हम यहाँ नहीं है वो लायबल। देखो बच्चों पहला है यस यस यस, यस तो है ही नहीं, नो एज ग्रोस रिसीट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन दोनों के अपने अपने आर बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट, तो इसका आंसर आएगा बच्चों बी। तो हम सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर देंगे बी, क्योंकि दोनों की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। दूसरे नंबर पे व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय मिस चंचल। बच्चों पहले नंबर पे वो ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, और उसने पेमेंट की कौन सी है, सिर्फ ये देखो, यहाँ तो वो सेल कर रही है, परचेज नहीं कर रही। अब यहाँ अगर मैं देखूं तो शी पेड एन अमाउंट 1,20,000 टू ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर पॉलिशिंग हर ओल्ड फर्नीचर, और यहाँ पर अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस, तो इन दोनों के केस में वो लायबल ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के केस में वो पर्सन 44AB में आना चाहिए, ये आती ही नहीं है, और फिर पर्सनल पेमेंट के लिए तो वैसे भी नहीं बनता, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे बच्चों नील, उसको कोई TDS नहीं काटना, तो बच्चों सेकंड का सी। इसके बाद थर्ड वन, What is the amount and nature of capital gain chargeable to tax in the hands of Miss Chanchal। एक बार बच्चों कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। यहां पर आप देखो सिंपली, ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है
ये कितने रुपीस की इसने बेची है? 50 लाख। ये 105% स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा। वो तो तभी एप्लीकेबल होता जैसे यहाँ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 53 लाख, 55 लाख, 57, मतलब वो डिफरेंस 105% से ज्यादा होता तो एप्लीकेबल होता है वो। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो 40 लाख रुपए की है, इंडेक्सेशन होना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, तो कंप्यूट करते हैं। सेल कंसीडरेशन सेक्शन 50C एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, नॉर्मल जितने की बिकी है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी 50 लाख। अब आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दो 40 लाख। अगर हम CII देखें 289 नीचे 272, तो बच्चों सोल्व कर रहे हैं 42,50,000, तो LTCG कितना आ गया? 7,50,000। तो उसने आपसे पूछा है सिर्फ कि आपका जो कैपिटल गेन है वो क्या नेचर रहेगा, तो हम कहेंगे LTCG होगा और 7,50,000, तो बच्चों सी आंसर। और इससे नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉसेस व्हिच कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू असेसमेंट ईयर 21-22 एज्यूमिंग दैट बिजनेस इनकम इज 45 लाख, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो वो दोनों सेम हेड में ही तो आते हैं। तो बच्चों 45 और 25, 70 लाख की इनकम है और 70 लाख का ही लॉस था बिजनेस से, तो ये तो यहीं से सेट ऑफ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से सेट ऑफ होगा, बाकी रह गए 30,000 रुपए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई और नहीं है, तो हम लिखते हैं, इसने आपको बोला है कि आपकी जो इनकम है ना बिजनेस और प्रोफेशन से, वो हमारी कंप्लीट बोली जाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। वो बता रखा है हमें 45 लाख बिजनेस से इनकम है, 25 लाख प्रोफेशन से, तो टोटल 70 लाख। हम यहां बात करें तो इसका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना है 18-19 का, वो बच्चों 70 लाख ही है, तो पूरा सेट ऑफ हो गया। यहां तो नील करो, तो 7,80,000 रुपीज का क्या है हमारे को लॉस, और 7,50,000 है हमारा गेन, तो हम कहेंगे 30,000 का जो लॉस है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ ये पूछा है कि कितना आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर ए एज 45 ईयर sold agricultural land for 52 lakh on 4th October 2019, acquired at a cost of 49.25 lakh on 13 September 2018। कहाँ situated है बच्चों? At 7 किलोमीटर from the jurisdiction of municipality having population of 4 lakh। आपने याद रखना है कि अगर 6 से ज्यादा किलोमीटर के डिस्टेंस पर है जुडिक्शन से और 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, तो अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी तो जाकर कहीं वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होगा। और यहां अगर बात करें तो यहां पर 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है बच्चों ये, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हमारी है 4 लाख, तो हम कहेंगे दैट इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे कैपिटल गेन थोड़ा कंप्यूट होते हैं। आल्सो सोल्ड अनदर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर 53 लाख on 12/12/2019 acquired at a cost of 46 लाख। बच्चों यहां से यहां तक का गैप देखूं तो 15 फरवरी 2018 से 12 दिसंबर 2019, 2 साल से पहले बेच दिया है। सिचुएटेड एट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम जुडिक्शन ऑफ म्युनिसिपलिटी, और पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो उस केस में 2 किलोमीटर तक अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होता है। तो इस केस में हम लोगों को कंप्यूटेशन करनी है कैपिटल गेन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, आप देखो बच्चों 53 लाख का बिका है, 46 लाख रुपए कॉस्ट है। आगे कहता है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। CII बच्चों आपको 17-18, 18-19, 19-20 का दे रहा है, लेकिन इनका यूज ही कहाँ है? बिल्कुल यूज नहीं है। तो मैं कहूंगा फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आया? आप कहोगे 53 लाख में से 46 लाख घटा दो। तो बच्चों लिख लेते हैं क्वेश्चन थर्ड अपने लिए। पहले नंबर पे तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट, वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन या लॉस का क्वेश्चन ही नहीं बनता जो पहले वाला है। और दूसरे नंबर पे जो आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है जो 1.5 किलोमीटर की जुडिक्शन में है, कितने का सेल हुआ है? 53 लाख।
और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है बच्चों? 46 लाख। इंडेक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 साल से ज्यादा नहीं हुए। 2 साल के अंदर अंदर भेज दोगे ना 24 मंथ्स के अंदर अंदर लैंड एंड बिल्डिंग को, तो उस केस में आप यूं समझो कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है बच्चों 46 लाख, तो 7 लाख आ गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, मिस्टर अर्जुन holding 1000 shares of X Limited acquired on 1st July 2018 600 per share, sold 500 share to Mr. Shaurya on 1st 5/2019 at rupees 550 per share। तो आगे कहता है X Limited declared dividend at rupees 65 per share on 20th July being the record date for declaration of dividend। Mr. Shaurya sold 300 equity share at 475 per share on 29 September। बच्चों हमने ना एक प्रोविजन पढ़ रखा है अदर सोर्सेज में डिविडेंड स्ट्रिपिंग, जिसमें वो कहता है कि लॉस आपको कुछ केसेस में अलाउड नहीं होता, ये ना अवॉइडेंस ऑफ टैक्स के सेक्शन है। तो उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर यहाँ मिस्टर शौर्या के हिसाब से समझना है, उसने क्या किया है, कब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है? 20 जुलाई को। उसके ठीक 2 महीने पहले, 3 महीने पहले तक आप परचेज करते हो, 550 रुपए पर शेयर के हिसाब से 500 शेयर्स परचेज किए, और रिकॉर्ड डेट के जाने के इसने 2 महीने के अंदर अंदर ही 475 रुपए के हिसाब से बेच दिए। इस दौरान इसको 65 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिला है। अब आप 550 में खरीदो, 475 में बेचो, 75 रुपए पर शेयर का नुकसान हो गया। लेकिन डिविडेंड स्ट्रिपिंग कहती है जितने रुपए तक डिविडेंड मिला है जो आपके हैंड में एग्जेम्प्ट है, वहां तक वो लॉस अलाउड नहीं होगा। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? 94(7) के अकॉर्डिंग। लॉस बच्चों डिफरेंस कर रहा हूं 75 रुपए का है, डिविडेंड कितना मिला है? 65 इन 300 शेयर्स पर, तो समझो 10 रुपए तक का लॉस ही अलाउड होगा। एंड द बैलेंस 200 इक्विटी शेयर एट 450 पर शेयर ऑन 28 अक्टूबर 2019। जो ये उसके 3 महीने बाद बेच रहे हो ना, इसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। 20 जुलाई 2019 और यहां पर देखूं 28 अक्टूबर 2019, तो 3 महीने से ज्यादा हो गया। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन इंफॉर्मेशन, मिस्टर शौर्या वाज हैविंग only long term capital gain from sale of unlisted shares of rupees 50,000। assuming that Mr. Shaurya has no other income, इसका LTCG है बच्चों 50,000 सिर्फ, इस टोटल इनकम बतानी है। तो करेंगे कैसे वो समझना बच्चों। सबसे पहले जो 300 शेयर्स के ऊपर लॉस हो रहा है वो डिविडेंड इनकम तक तो उसके लिए टैक्सेबल होगा नहीं, तो हम यहां लिख देते हैं ऑन 300 शेयर्स। 300 शेयर्स के ऊपर अगर हम देखें बच्चों सेल कंसीडरेशन, क्योंकि ये सिचुएशन हुई है 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने पहले खरीदे हैं और 3 महीने के अंदर अंदर बेच दिए हैं। 300 शेयर्स हैं, सेल हुए हैं 475 पर शेयर के हिसाब से, और खरीदे कितने में गए थे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 300 शेयर्स 550 पर शेयर के हिसाब से, मतलब 75 रुपए पर शेयर का नुकसान है, लेकिन 65 रुपए पर शेयर डिविडेंड भी मिला है। 300 इंटू 475 बच्चों 1,42,500, और यहां पर 300 इंटू 550 ये किया 165। कितने का नुकसान आ गया? 22,500। यहां लिखेंगे लेस, नॉट अलाउड for set off and carry forward up to डिविडेंड इनकम। जो आपको उन शेयर्स पर डिविडेंड इनकम हुई है ना, और ये कौन सेक्शन कह रहा है? अंडर सेक्शन 94(7). तो हम कहेंगे इन 300 शेयर्स पर 65 रुपए के हिसाब से 19,500 रुपए डिविडेंड इनकम हुई है, तो 3,000 इलिजिबल है। ये 3,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें 200 शेयर्स की, तो उनका लॉस आएगा, तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया। सीधा ही लिख देता हूं बच्चों, एमसीक्यू है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 200 शेयर्स पर कितने रुपीस में परचेज कर रखे हैं बच्चों? हमारे 550 के हिसाब से। और वो सेल कैसे हुए हैं हमारे?
वो सेल हुए हैं 450 के हिसाब से 100 पर शेयर। बच्चों 20,000, तो टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया 23,000। ये सेट ऑफ के लिए एलिजिबल है। बच्चों अगर हम यहां देखें तो इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिंगल वही इनकम है, कितने रुपीस है 50,000, तो उसमें से ये लॉस सेट ऑफ हो जाएगा लेस सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 23,000, तो टैक्सेबल LTCG कितना आएगा हमारा 27,000। उसने हमसे पूछा है कि आप ये बताओ उसकी टोटल इनकम कितनी आएगी। बच्चों 27,000 बी आंसर, तो लिख देते हैं, फोर्थ का बी आंसर है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, कहता है हमें एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 was paid to Mr. X on 1st July 2019 towards fees for professional services without deduction of tax at source। तो 1 जुलाई को आपने 40,000 रुपए की फी पे की है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए बिना TDS काट। बच्चों प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर टैक्स काटना होता है 10%। कहते हैं सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट 50,000 वाज ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन 28 फरवरी 2020 फ्रॉम विच, अब उसने पूरे पे टैक्स काट लिया 90,000 के ऊपर 9,000। तो ये जो 40,000 के ऊपर 10% से 4,000 TDS काटना था, कितना टाइम डिले किया आप कहोगे 1 जुलाई को काटना था और 28 फरवरी को काटा है, डिफरेंस उसके बाद डिडक्ट कर लिया। अब ये 9,000 एंटायर अमाउंट आपको पे कब करना था, आपने कहा फरवरी में अगर काटा है तो 7 मार्च को, लेकिन वो कब पे कर रहा है, ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ 90,000 was deducted, however this tax of 9,000 was deposited only on 22 जून 2020। तो हमारा ये जो सेक्शन है ना 201 है, ये कहता है कि अगर आपको TDS काटना है आप उसमें डिले करते हो तो जितना पीरियड डिले होगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। और एक बार TDS काट कर जमा नहीं कराया तो उसके ऊपर बच्चों 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो एक बार करते हैं ऑन 4,000। बच्चों एक बार देखते हैं 1% से लगना है एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। अब कहां से कहां तक आप कहोगे सर 1 जुलाई को है और कर कब रहे हैं 28 फरवरी को, तो जुलाई टू फरवरी ये डिले पीरियड है। काउंट करो बच्चों, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4-8 मंथ्स। 4,000 का बच्चों 1% होता है 40, 8 महीनों के 320 रुपए। 1.5% पर मंथ फॉर 4 मंथ्स। स्टडी का क्वेश्चन है बच्चों, हमने अपने नोट्स में दे रखा है बिल्कुल एज इट इज, फ्रॉम मार्च टू जून। तो बच्चों एक बार देखो 9,000 के ऊपर 1.5% अगर मैं कर रहा हूं तो 135 इंटू 4 540, तो टोटल इंटरेस्ट पता है कितना बना 860। तो ये बच्चों हमारा है बी, तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा बी। और 6 क्वेश्चन हमें कहता है मिस्टर निशांत ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19। 18-19 में बच्चों वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट था एंड रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 19-20 हैज रिसीव्ड रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा अमाउंटिंग टू 1 लाख ड्यूरिंग। 18-19 में जब वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट था तो उसको रेंट एक प्रॉपर्टी जो कनाडा में है वहां मिला था। ही हैज डिपॉजिटेड द सेम इन ए बैंक इन कनाडा, और वहीं जमा करा दिया था। फाइनेंशियल ईयर 19-20 जब वो इंडिया में रेजिडेंट हो गया, ही इंडिया में ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो गया, ही रिमिटेड दिस अमाउंट टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। बच्चों अगर आप पुरानी कमाई हुई इनकम चाहे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा था क्योंकि आप उस टाइम पे लायबल ही नहीं थे, इंडिया में लेकर आते हो तो वो चार्जेबल नहीं हो जाएगी। इज सच रेंट टैक्सेबल इन इंडिया एंड इफ सो हाउ मच एंड इन विच ईयर। ना उस ईयर में और ना करंट ईयर में। तो अभी देखो यस वाले तो सारे ही गलत है, नो
Such rent is not taxable in India either during previous year 18-19 और during the previous year 19-20। तो बच्चों 6 है ये, डी आंसर हो गया 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर दिनेश ए रेजिडेंट इन इंडिया हैज ग्रोस टोटल इनकम। बच्चों इसकी जीटीआई 230 कंप्राइजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ये इसके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट है, एंड रेंटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20। तो बच्चों इसकी दो ही इनकम है, इंटरेस्ट से और रेंट से। He incurred expenditure of 2 lakh for his son for a study tour to Europe। आगे कहता है whether he is required to file return of income। बच्चों जीटीआई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, और जो टूर पे खर्चा किया है ना वो 2 लाख से ज्यादा हो तब कंपलसरी रिटर्न का प्रोविजन बना रखा है। तो इफ यस व्हाट इज द ड्यू डेट, तो हम कहेंगे नहीं ये तो लायबल ही नहीं है, वॉलंटरली भरना चाहे भर सकता है। तो क्या ये लायबल है, हम कहेंगे नो। तो ये बच्चों यहां पर डी आंसर है 7th का, तो हमने लिखा। और उसके बाद 8th क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है, मिस्टर निहार मेंटेन ए सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन मेरा बैंक लिमिटेड। द डिटेल्स ऑफ विड्रॉल ऑन वेरियस डेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20 आर एज फॉलोज। बच्चों इसका विड्रॉल टोटल करो 65 लाख, और इसका टोटल आ रहा है बच्चों हमारा 95 लाख। टोटल किया 1,60 लाख। अब सुनना क्या कह रहा है, इज मेरा बैंक लिमिटेड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द विड्रॉल मेड बाय मिस्टर निहार ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20। इफ यस व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सबसे पहले देखो बच्चों 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉल हुआ है, तो ये जो हमारा सेक्शन 194N है ना उसके अकॉर्डिंग यह भी 1 सितंबर से ही एप्लीकेबल हुआ है, तो 1 सितंबर के बाद विड्रॉल हैं। तो आप ये समझो कि हमारा एग्रीगेट ईयर का देखा जाता है, 1 करोड़ से ऊपर जो भी उसने विड्रॉल किया है उसके ऊपर 2% से टीडीएस कटना है। तो नो नो ये गलत है। ये टीडीएस बच्चों 1,20,000 आप लिख सकते हो 2% ऑफ 60 लाख अंडर सेक्शन 194N। तो इसके अकॉर्डिंग 1,20,000 रुपए बच्चों क्या कटना है, टीडीएस कटना है। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गए, तो अब ये चैप्टर वाइज है बच्चों। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस का है, तो पढ़ते हैं बच्चों कैसे दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर दिनेश ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20। मिस्टर दिनेश इज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ ए सिंगापुर पाउंड इंडियन शिप कैरिंग पैसेंजर इन द इंटरनेशनल वाटर्स विच लेफ्ट कोची पोर्ट इन केरला। बच्चों इनका क्या होता है, इनको ना कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज कार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट, जितना टाइम ये इंडिया के बाहर रहे हैं। टोटल डेज में से वो डेज लेस करके अगर बाकी के डेज 182 डेज से ज्यादा बने तो उस केस में तो वो हो जाएंगे रेजिडेंट, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। इनके ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होती, जो क्रू मेंबर के तौर पर इन इंडियन शिप जॉब कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि 16 अगस्त 2019 को ये गया है। फॉलोइंग डिटेल्स आर मेड अवेलेबल टू यू फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20। तो कितनी कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट है, 16 अगस्त 2019 और वापिस 21 जनवरी। तो अगर आप ये देखेंगे तो इतना टाइम बाहर है। अब क्या कहता है सुनना, इन जून 2019 ही हैड गॉन आउट ऑफ इंडिया टू दुबई ऑन ए प्राइवेट टूर। इसके अलावा अपने प्राइवेट टूर के लिए भी 27 दिन बाहर रहा है। ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर Preceding the previous year 19-20, he was present in India for 20। इसका कोई यूज नहीं। आप सोचोगे क्यों, जब 60 डेज वाली इसके ऊपर कंडीशन ही नहीं अप्लाई होनी तो पिछले 4 सालों में टोटल स्टे क्या है, ये रेलेवेंट ही नहीं है। ड्यूरिंग द लास्ट 7 previous year preceding the previous year 19-20, he was present in India for 830 days। बच्चों सिंपली समझना, एडिशनल कंडीशन का यूज तब होगा जब पहले पर्सन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक बार बेसिक कंडीशन देख लेते हैं कि कितना टाइम आउट ऑफ इंडिया था। और ईयर 19-20 ना हमारा लीप ईयर है, क्योंकि फरवरी में 29 डेज आते हैं, तो 366 में से वो दिन घटा देंगे। तो एक बार करते हैं। हमने सबसे पहले बच्चों ऐसे किया कंप्यूटेशन ऑफ, अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो बिल्कुल फुल फ्लैश अटेम्प्ट करके लिखेंगे कि किस तरह से करना है हमें। कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों
his total stay outside India during the previous year 2019-20 is, एक बार बच्चों काउंट कर लेते हैं, इनको जो बाहर जाने का कॉन्टिन्यूस सर्टिफिकेट मिला हुआ है ना, वो मिला है 16 अगस्त से 21 जनवरी। तो एक बार काउंट कर लेते हैं। अगस्त, आप कहोगे सर 31 जो हैं हमारे, उसमें से 15 दिन घटा दो क्योंकि 16 को तो बाहर ही था, तो 16 डेज अगस्त के, 31 माइनस 15, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 21। ये बच्चों अगर मैं काउंट करूं 30, 31, 30, 31 और 21, ये बच्चों टोटल डेज बन रहे हैं 159। इसके अलावा अदर उसने 27 डेज और बता रखे हैं कि वो अपने प्राइवेट टूर के कारण बाहर था। तो टोटल कितने दिन बाहर हो गए? तो बच्चों हमने ये काउंट किए 186 डेज। हम यहां लिखेंगे ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 इज 180 डेज। कैसे आए 180 डेज? 366 में से बच्चों आप घटा दो 186। अब पहली कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दूसरी उस पर अप्लाई नहीं होनी, तो लिख देंगे ही डिड नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ 182 डेज and second basic condition cannot apply on him, so Mr. Dinesh is non-resident in India। तो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए वो इंडिया में क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। अब बच्चों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग इनकम कैन बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चरल इनकम एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बच्चों हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। रेंट रिसीव्ड फॉर लेटिंग आउट एग्रीकल्चरल लैंड, अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड लेट आउट करते हो ना, किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है। फॉर ए मूवी शूटिंग तो बच्चों नहीं है, तो हम अभी रीजन के साथ लिखेंगे। इसी तरह से इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीडलिंग्स इन ए नर्सरी एडजेसेंट टू ए एग्रीकल्चरल लैंड ओन्ड बाय एसएससी, एडजेसेंट हो या ना हो, नर्सरी से जो इनकम होती है उसको गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन के थ्रू एग्रीकल्चरल इनकम बता रखा है। तो हम करते हैं, हम यहां लिखेंगे रेंट रिसीव्ड from letting out agricultural land for use of agricultural purposes is only agricultural income। वही सिर्फ रेंट आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में कवर होता है। Here land is used for movie shooting, so such income is not agricultural income। तो ये बच्चों एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो नर्सरी से है इनकम वो है, तो हम लिखेंगे as per explanation to agricultural income any income derived from बच्चों saplings और seedlings, saplings और seedlings grown इन ए नर्सरी, तो इसको ना एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। इज डीम्ड एज
एग्रीकल्चरल इनकम। बस इतना आंसर लिखना है आपने, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेशन जरूरी है। अभी बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो सैलरी का क्वेश्चन है। मिस्टर नीरज ए सैलरीड एम्प्लॉय फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। बेसिक सैलरी हमें पता है फुली टैक्सेबल, डीएनएस अलाउंस फुली टैक्सेबल, कमीशन टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल, मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर। बच्चों फुली टैक्सेबल। हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वो बताएगा, किसी स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट करा रहे हैं किसी ऐसे हॉस्पिटल के थ्रू जो इनकम टैक्स कमिश्नर के थ्रू अप्रूव्ड है, एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन बिना कहे ये माना जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल से कराया है फुली टैक्सेबल। प्रोफेशन टैक्स का बच्चों ध्यान रखना, प्रोफेशन टैक्स चाहे आप पे करो या एम्प्लॉयर, इसकी रिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16(3). एंटरटेनमेंट अलाउंस तब मिलता है जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, ये नहीं बता रखा 16(3). लेकिन जो एम्प्लॉयर पे करता है ना, पहले वो परक्विजिट मानकर सैलरी में ऐड होता है, तो 4000 का 50% 2000 पहले सैलरी इनकम में ऐड होगा और नीचे 4000 की 16(3) की क्या मिलेगी, डिडक्शन। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे किया है बच्चों, एग्जाम्प्ट होता है। गिफ्ट वाउचर गिवन बाय एम्प्लॉयर ऑन हिज बर्थडे। बच्चों ये जो गिफ्ट है ना 5000 से ऊपर हो तो इसमें दो व्यू हैं, या तो फुल अमाउंट टैक्सेबल या सिर्फ ऊपर वाला, तो वहां पर आप दोनों तरह से आंसर दे सकते। हम 12,000 पूरा टैक्सेबल लिखकर अल्टरनेटिवली नीचे नोट लिख देंगे 7,000 कैन बी टैक्सेबल, और या फिर ऊपर 7,000 टैक्सेबल करके बच्चों नीचे लिख देंगे अल्टरनेटिवली 12,000 होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ नीरज पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई भी पर्सनल खर्चा पे करता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई उसकी हाउस का कोई और मतलब कोई भी पर्सनल एक्सपेंस, तो बच्चों वो परक्विजिट होती है। इसकी ना LIP जो इसने पे किया है फुली टैक्सेबल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर। लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप टू एम्प्लॉयर, चिल्ड्रन ऑफ द असेसी आर आल्सो यूजिंग द लैपटॉप एट होम। तो बच्चों ना हमें एक्चुअल कॉस्ट में कोई लिंक है और ना ही हमें इस चीज से लिंक है कि उसका क्या यूज हो रहा है। हम तो ये जानते हैं कि लैपटॉप की फैसिलिटी जो एम्प्लॉय को दी जाती है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, मतलब उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट नील होती है। एम्प्लॉयर कंपनी ओन से मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार, इंजन कैपेसिटी बच्चों 1.6 लीटर से ज्यादा है, मतलब लार्ज कार है। विच वाज प्रोवाइडेड टू असेसी बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल, दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है। नो ड्राइवर वाज प्रोवाइडेड, ऑल एक्सपेंसेस वर मेट बाय एम्प्लॉयर, सारे खर्चे एम्प्लॉयर पे करता है ना। तो छोटी कार के केस में बच्चों 1800 पर मंथ और बड़ी के लिए 2400 पर मंथ, ये स्टैंडर्ड है। ड्राइवर होता तो 900 उसके ऐड हो जाते। एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, डिटेल ऑफ यूजेज नहीं पता तो वो फिर पर्सनल के लिए माना जाता है फुली टैक्सेबल। अभी देखो बच्चों, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। बिल्कुल आसान है हमारे लिए, करते हैं बच्चों, कैसे होगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी for the assessment year 2021। सबसे पहले बच्चों बेसिक सैलरी कितना अमाउंट है हमारा 540। सेकेंड नंबर पे DA कितना है बच्चों 3,60,000। नेक्स्ट वन कमीशन, यह भी जो हम पढ़ रहे हैं फुली टैक्सेबल। जो बच्चों एंटरटेनमेंट अलाउंस है ना, ये फुली टैक्सेबल अलाउंस होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उनको ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, लेकिन नॉन गवर्नमेंट के लिए तो बस टैक्सेबल ही है। मेडिकल एक्सपेंसेस आप इवन मेडिकल फैसिलिटी लिख दो 21,000। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, बच्चों सिंपली समझना, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर पे करेगा वो एक बार परक्विजिट मानकर टैक्सेबल, डिडक्शन दोनों की मिलनी है। 4000 टोटल है तो 50% 2000 हो गया। इसके बाद बच्चों हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो एग्जेम्प्ट। इसे नेक्स्ट बच्चों गिफ्ट वाउचर, मैं ना 7,000 टैक्सेबल कर रहा हूं और नोट लिख रहा हूं, नीचे अल्टरनेटिवली लिख देंगे कि 12,000 कैन आल्सो बी टैक्सेबल। इसके आगे बढ़े हम,
हमें बच्चों कह रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एम्प्लॉयर ने, फुली टैक्सेबल होता है बच्चों 34,000। इसके बाद लैपटॉप, कंप्यूटर या लैपटॉप फैसिलिटी बच्चों एग्जाम्ड, चाहे वो उनके बच्चों के लिए यूज हो रहा है। मोटर कार फैसिलिटी दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है। कार एम्प्लॉयर की है, बड़ी है, 2400 पर मंथ। इसके बाद बच्चों क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, कितने रुपीस हैं 5,000। टोटल कर दो बच्चों इसका, ये टोटल कर रहे हैं बच्चों, आ रहा है हमारा ग्रोस सैलरी 10,55,300। अब इसमें से दो डिडक्शन जानी है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a). बच्चों अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन है ग्रोस सैलरी या 50,000, दोनों में से जो कम हो तो 50,000, और जो प्रोफेशन टैक्स पे किया है टोटल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कौन पे कर रहा है। टोटल है बच्चों 4,000, 54,000 लेस कर दो तो 10,01,300। ये आ गई बच्चों इनकम फ्रॉम सैलरी। हो गया क्वेश्चन। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है, मिस पीहू हैज 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हो, थर्ड वाले को डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। अब हमें कहा क्या है ये समझना, द पर्टिकुलर ऑफ दीज हाउसेस आर गिवन बिलो। तो तीनों हाउसेस की आपको म्युनिसिपल वैल्यू, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक्चुअल रेंट तो क्यों देंगे वो, और उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन, म्युनिसिपल टैक्सेस पेएबल ड्यूरिंग द ईयर पेड, सिर्फ हाउस फर्स्ट और सेकंड का, तो इसका तो यूज ही ओवर करो ना। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा ना तो रिपेयर के लिए लिमिट बच्चों 30,000 होगी। डीम टू बी लेट आउट के केस में तो पूरा अलाउड। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीयूष इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी for the assessment year 2021. Suggest which house should be opted by PU to be assessed as self occupied so that her tax liability is minimum। तो एक बार बच्चों अटेम्प्ट करते हैं कि हमें करके कैसे आना है। सबसे पहले तीनों हाउसेस को डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, तो हमने यहां लिखा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। हमने किया बच्चों, यहां पर 3 कॉलम बन गए, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। अब हमारा काम पता क्या है बच्चों, बिल्कुल सिंपल, डीम्ड टू बी लेट आउट है तो एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या बनेगा, जीएवी। तो हमने यहां लिख दिया एक्सपेक्टेड रेंट। बच्चों तीनों चीजें दे रखी है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, हायर फ्रॉम म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, उन दोनों में से तो ज्यादा, बट नॉट एक्सीडिंग, लेकिन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट। यही ओब्लिक डालकर बच्चों आप लिखेंगे जीएवी, ये हमारी साथ के साथ क्या भी है, जीएवी भी है। तो एक बार करते हैं बच्चों, पहले केस में आप देखो इन दोनों में से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जहां ये कम है यही होगा 1 लाख, यहां पर 1,85, दोनों में से ज्यादा बच्चों, और यहां पर 1,30, तो हमने लिख दिया क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हमने लिखा बच्चों यहां पर 1 लाख, 1,85,000 और 1,30,000। उसने बोला है जो पहला हाउस है ना उसका म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं किया हुआ, म्युनिसिपल टैक्स की आपको डिडक्शन बच्चों पेड बेसिस पर मिलती है, तो अब लेस करो म्युनिसिपल टैक्स पेड। बच्चों अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस का तो नहीं, 9%, 10%, ये म्युनिसिपल वैल्यू का होता है, ये नहीं म्युनिसिपल वैल्यू। इसका 9% करूं 10,800 और इसका 10% करूं 12,000। बच्चों लिख दिया नील 10,800, 12,000। बच्चों घटा दो, ये आपके हाउस की आ गई नेट एनुअल वैल्यू 1,174,200 और 1,18,000।
अब बच्चों आपने इसमें से लेस करना है, लेस डिडक्शन, आपने इसमें से लेस करनी है बच्चों डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड तो सबको मिलनी है 30% ऑफ NAV। तो हमने किया बच्चों 30,000, 52,260 और 35,400। साथ के साथ बच्चों इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डीम टू बी लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, लिमिट तब अराइज होगी बच्चों जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, तो आप पूरा लेस कर देंगे। तो ये आ गई आपकी इनकम फ्रॉम डीम्ड टू बी लेट आउट हाउसेस। तो हाउसेस तो बच्चों यहां पर 70,000, 46,940 और यहां लेस कर रहा हूं 82,600। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिचुएशन वाइज अब इनकम कैलकुलेट होगी और उसमें से जिसमें सबसे कम बनेगी उस ऑप्शन को हमने लेना है। तो हमने यहां ली, 3 ऑप्शन चलेंगी बच्चों। पहले ऑप्शन 1, आप कहेंगे कि हम मान रहे हैं पहला और दूसरा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस 1 and 2 आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 3rd is let out, is deemed to be let out। जिस ऑप्शन में सबसे कम इनकम आएगी ना, हम उस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हाउस 1, कोई लोन नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या हो गया, आप कहोगे सर NAV और इनकम फ्रॉम हाउस 1 नील। सेकंड पे आ जाओ, यहां की बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेकिन लोन है बच्चों, तो हमने NAV नील रखी। आप कहोगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल घटाओ, लेकिन रिपेयर के लिए लोन ले रखा है बच्चों, तो कितने रुपीस मैक्सिमम लिमिट है, 30,000। तो बच्चों 30,000 रुपीस लेस कर देंगे, तो 30,000 रुपीस का लॉस आ गया। और हाउस 3rd डीम्ड टू बी लेट आउट, उसकी इनकम बच्चों हमने ये रही ऊपर कंप्यूट कर रखी 82,600। तीनों का करो टोटल। अभी हर एक ऑप्शन में यूं ही चलना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उस ऑप्शन को लेंगे जिसमें इनकम सबसे कम होगी 52,600। अब आ गए हम सेकंड ऑप्शन पे, हाउस 1st and 3rd आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 2nd इज डीम्ड टू बी लेट आउट। अब पहले और तीसरे दोनों के लिए लोन नहीं है, तो उनकी NAV और इनकम दोनों नील बच्चों। तो हम लिख देंगे हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड। पूरा अटेम्प्ट करना पड़ता है बच्चों, चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो। NAV इनकम नील, हाउस 2nd डीम्ड टू बी लेट आउट, इनकम निकाल रखी है ना बच्चों हमने, ये रही ऊपर ही 46,940 और हाउस 3rd सेल्फ ऑक्यूपाइड, NAV इनकम फ्रॉम हाउस 3rd नील। तो बच्चों 46,940 ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं 3rd ऑप्शन पे। ऑप्शन 3rd, यहां अगर हम देखें तो बच्चों हम मानेंगे हाउस 1st इज डीम्ड टू बी लेट आउट एंड हाउस 2nd and 3rd आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हमने किया बच्चों हाउस 1 डीम्ड टू बी लेट आउट, आप कहेंगे इनकम बच्चों अभी कंप्यूट की है 70,000। अब आ जाओ आप हाउस 2nd पे,
इसके लिए ना बच्चों हमने लोन ले रखा है, NAV नील, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अलाउड अप टू मैक्सिमम लिमिट कितनी है बच्चों? रिपेयर के केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30,000, तो ये लिख दिया 30,000। अब आ जाओ आप हाउस थर्ड, आप कहेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, NAV इनकम दोनों 0, तो बस 70 में से आप 30 लेस करो 40। सबसे कम इनकम बच्चों इसी में आई है, सबसे बेटर यही है, तो हम लिखेंगे सो ऑप्शन थर्ड is best because here income from house property is minimum, तो उसकी सबसे कम है, तो उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम इनकम यहीं पर आ रही है। अब देखो बच्चों इससे नेक्स्ट इन्हीं क्वेश्चन रह गए हैं। मिस्टर करण गिफ्टेड ए सम 9 लाख टू हिज ब्रदर्स माइनर सन ऑन 1 मई 2019। आगे कहता है ऑन द सेम डेट हिज ब्रदर गिफ्टेड डिबेंचर वर्थ 10 लाख टू मिसिस करण। इसने अपने ब्रदर के माइनर सन को किया और इसके ब्रदर ने इसकी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। बच्चों क्रॉस ट्रांसफर, बच्चों यहां पर 10 लाख और 9 लाख, क्रॉस ट्रांसफर सिर्फ 9 लाख बोला जाएगा क्योंकि जितने अमाउंट का होता है ना आपस में उतना ही सिर्फ क्रॉस ट्रांसफर में चार्जेबल होता है। ये माना जाएगा कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुए हैं, मिस्टर करण ने अपनी वाइफ को किया है और उसके ब्रदर ने उसके ब्रदर के माइनर सन को किया है, मतलब अपने माइनर सन को किया है ब्रदर ने उसके। सन ऑफ मिस्टर करण's ब्रदर इन्वेस्टेड द अमाउंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट विद कैनरा बैंक एट 9% per annum interest and Mrs. Karan received interest 81,000 on these डिबेंचर। मिसिस करण को उसके ब्रदर ने, करण के ब्रदर ने 10 लाख के डिबेंचर दिए थे, लेकिन बच्चों क्रॉस ट्रांसफर कितना माना जाएगा? 9 लाख। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बच्चों डिटेल लिखना पड़ेगा, आप ध्यान से समझना कैसे लिखेंगे। पहले बच्चों हम सिचुएशन लिखते हैं कि हुआ क्या है। इन द गिवन केस, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर करण गिफ्टेड ए सम ऑफ ₹9 लाख टू हिज ब्रदर्स सन। Karan's brother gifted debentures worth ₹10 lakh to Karan's wife। तो हम कहेंगे these transfers are in the नेचर ऑफ क्रॉस ट्रांसफर्स। तो ये तो बच्चों क्लियरली है कि ये क्रॉस ट्रांसफर्स हैं। तो अब होगा क्या, इनडायरेक्टली माना जाएगा कि जो ट्रांसफर करण है ना उसने अपनी वाइफ को किया और उसके ब्रदर ने अपने माइनर सन को। तो हम यहां लिखेंगे नाउ इट इज एज्यूम्ड दैट करण ट्रांसफर्ड डिबेंचर्स वर्थ ₹9 लाख। 10 लाख नहीं कर रहा बच्चों, क्योंकि 9 लाख ही क्रॉस ट्रांसफर है, 1 लाख रुपए का कुछ भी नहीं होने वाला। और इनके ऊपर ना 56 सबसेक्शन 2 10 भी एप्लीकेबल नहीं होगा गिफ्ट का। पूछो क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव में है सब। तो अब यहाँ पर जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आप कहोगे वो उसकी वाइफ के लिए ही चार्जेबल होगा। तो हम यहाँ क्या कहने वाले हैं, नाउ इट इज एज्यूम्ड दैट करंट ट्रांसफर डिबेंचर वर्थ 9 लाख
to his wife. So interest income to his wife from debenture will be clubbed in the income of current. तो यहां अगर हम देखें बच्चों तो 81,000 इंटरेस्ट उसने टोटल रिसीव किया है 10 लाख के डिबेंचर, तो 9 लाख के डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो बनता है 72,900, ये क्लब हो जाएगी इसकी इनकम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, उसके ब्रदर के केस में क्या होगा। एंड इट इज assumed that Karan's brother has transferred 9 lakh to his minor son। हम लिखेंगे सो इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, उसके ना माइनर सन ने एफडी करवा ली थी, इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट वुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ Karan's brother आफ्टर अलोइंग। माइनर सन की इनकम जब क्लब करते हैं ना बच्चों, एग्जम्पशन दी जाती है आफ्टर अलोइंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32, ये ध्यान रखना है बच्चों हमने। अब इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मिस्टर किशन रिजाइडिंग इन इंदौर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। सबसे पहले इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 460, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, अलग अलग हो गए दोनों बिजनेस 25,000, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बच्चों ये तो ना तो सेट ऑफ होनी है अपनी इनकम से ना कहीं और से, ये लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। बच्चों लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस सिर्फ इसी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड होगा। करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस नॉट एडजस्टेड इन इनकम गिवन अबव, तो ये यहां से लेस होगा सबसे पहले। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बिजनेस इनकम में से हो जाएगा, 5 ये कर देंगे 10 ये। और स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 19-20, तो पिछले साल का आपका स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस 25-30, 25,000 सेट ऑफ हो जाएंगे और 5,000 कैरी फॉरवर्ड। कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कृष्ण फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड आल्सो स्टेट द लॉसेस एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड पीरियड अप टू विच सच लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, सब बता देंगे बच्चों डिटेल में। तो देखो पहले जीटीआई निकालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। हम ना ऐसे लिख देते हैं बच्चों, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस जो कि एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, यहां से इनकम है 460, ठीक है। इसमें से लेस कर दो करंट ईयर डेप्रिसिएशन, जो सबसे पहले लेस होना है इसी बिजनेस से रिलेटेड है बच्चों 5,000। बच्चों जो आपका अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है ना, ये किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी बिजनेस इनकम होती है, और बिजनेस इनकम है तो यहां से कर देंगे अनअब्सॉर्ब्ड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन 10,000। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस ऑर्डिनरी से बच्चों सेट ऑफ नहीं हो सकता, ऑर्डिनरी का स्पेकुलेटिव से हो सकता है। तो इनका स्पेकुलेटिव बिजनेस से कितना लॉस है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस बच्चों 25,000, और उसका लॉस कितना है 30,000। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस रोड फॉरवर्ड। अब बच्चों ये है तो 30, तो 5,000 जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग स्पेकुलेटिव लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड। अब ये बता देते हैं कि कौन सा कितने टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा।
GTI लिख दी पहले 4,45,000। अब बच्चों हमने यहां लिखा लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। पहले बच्चों आप लिख दो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। अगर हम यहां देखें तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कौन से ईयर का है? असेसमेंट ईयर 19-20, मतलब प्रीवियस ईयर 18-19। तो एक साल तो ये हो गया, 3 और साल के लिए होगा ₹5,000 कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 3, टोटल 4 असेसमेंट ईयर के लिए होता है, 3 असेसमेंट ईयर्स। और इसके बाद लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। तो ये बच्चों हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है 4 इयर्स के लिए, और इसी ईयर का है ये हमारा 15,000। तो लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स। और एक नोट लिख देंगे लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग कैन नाइदर बी सेट ऑफ नोर बी कैरी फॉरवर्ड। ना तो वो सेट ऑफ होगा और ना ही कैरी फॉरवर्ड, वो तो डेड लॉस है। और बच्चों एक बार क्वेश्चन 15 देखो, इसके साथ ही हमारा इनकम टैक्स का आरटीपी ओवर। मिस्टर सूरज एज्ड 50 इयर्स, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, engaged in wholesale business of health products. He is also partner in XYZ and Company, a partnership firm. The following details are made available for the year ended 31st March 2020. सबसे पहले बच्चों interest on capital received from XYZ and Company at 15% in accordance with partnership deed. 12% तक ये अलाउड होता है फर्म के लिए खर्चा और पार्टनर के लिए इनकम, तो ये कर लेंगे कंप्यूट। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एग्जाम्प्ट होता है बच्चों शेयर ऑफ प्रॉफिट किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? 10(2)(a). इसके बाद सैलरी एज ए वर्किंग पार्टनर फुली अलाउड इन द हैंड्स ऑफ फर्म, तो इसके हैंड में भी बिजनेस इनकम, इसके लिए सेक्शन 40 स्मॉल भी होता है। यहाँ पर भी इनकम ये पीजीबीपी हेड में ही होती है, पार्टनर के हेड में। इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन एफडी नेट ऑफ टीडीएस, तो टीडीएस कटा हुआ है, ग्रोस अप कर देंगे, 10% से टीडीएस करता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 12,380 की बच्चों डिडक्शन मिलेगी। अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो 80 की मिलती डिडक्शन इनके लिए। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 1920 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 2300। अब बच्चों ये जो इंटरेस्ट है ना 2300 रुपए, ये अदर सोर्सेज की इनकम है। इनकम टैक्स रिफंड कोई इनकम नहीं होती। नेट प्रॉफिट फ्रॉम होलसेल बिजनेस, तो इन्होंने बता रखा है 5 साल। डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स हम अपनी सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग कंप्यूट करेंगे। मोटर कार एक्सपेंसिव म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर शॉप, नीचे देखो कहता है फॉर 2 हाफ ईयर्स। पेमेंट पहले हाफ ईयर की इन्होंने दे दी 12 जुलाई को रिटर्न भरने से पहले, अदर वाले की 31 दिसंबर 20, तो ये नहीं मिलेगा। 7,000 में से आधा समझ लो, डिस अलाउड करके अभी ऐड करेंगे। सैलरी टू मैनेजर बाय वे ऑफ सिंगल कैश पेमेंट, बच्चों 48(3) सेक्शन एप्लीकेबल होता है। 10,000 से ज्यादा की पेमेंट आप कैश में करोगे सिंगल, तो वो आपकी डिसअलाउड हो जाएगी। WDB एसेट की दे रखी है, यूज इन अबू होलसेल बिजनेस, कंप्यूटर 40%, कंप्यूटर प्रिंटर 40%, अभी लगा लेंगे बच्चों। WDB 1 अप्रैल की है। मोटर कार एक्वायर्ड 31 दिसंबर को, बच्चों मोटर कार के ऊपर जो रेट है ना वो हमारा है 30%, और 20% यूज होती है पर्सनल के लिए। पुट टू यूज 180 डेज से कम है, तो ये पहले तो 30 का 15% हो जाएगा और 80% वैल्यू पर लगेगा। ही ओन्ड ए हाउस ऑफ 18 मुंबई विच वाज सोल्ड इन जनवरी 15। ही रिसीव्ड एरियर ऑफ रेंट, तो चाहे पहले आप प्रॉपर्टी को बेच चुके हो, अगर अब एरियर ऑफ रेंट मिलेगा, माना जाएगा पास्ट में उसकी रिडक्शन मिली हुई है, तो 30% की स्टैंडर्ड रिडक्शन घटाकर इनकम फ्रॉम हाउस ऑफ रेंट। LIP पे किया है सन के लिए, आप अपनी और स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए ले सकते हैं, चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो। ATC PPF ATC हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टुवर्ड्स ए पॉलिसी कवरिंग हर मदर एज 75 बाय वे ऑफ चेक, शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, ATD।
Contribution towards Prime Minister National Relief Fund, ATG, no limit, 100%. You are required to compute the total income of Mr. Suraj for the assessment year 2021 closing WDV of each block of asset. बच्चों दोनों चीजें बड़ी आसान है, करते हैं, हेड वाइज चलेंगे, टोटल इनकम निकालनी है। सैलरी हेड से रिलेटेड कोई इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये जो अनरिलाइज्ड रेंट रिकवर्ड हुआ है ना, ये है, और उसके बाद बिजनेस इनकम निकालेंगे। तो करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम for the assessment year 2021. Income from हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी की इनकम है नहीं बच्चों इनकी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखी। अगर आपको अनरिलाइज्ड रेंट रिकवर्ड होता है ना, तो उसका सिंपल सा क्राइटेरिया है, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, चाहे अब आप उस हाउस के ओनर हो या नहीं हो। एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, बच्चों ये हमारा है 1,15,000, इसमें से आप घटा दो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, बच्चों 34,500, ये लेस करके आ गया 80,500। अब इसके बाद आए हम सेकंड, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसकी एक बार बिजनेस से इनकम चेकआउट करते हैं बच्चों, कैसे कैलकुलेट होगी। नेट प्रॉफिट बच्चों 5,60,000 दे रखा है, तो हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,60,000। अब बच्चों पता है क्या करना है, इन्होंने ना आपको बता रखा है कि उसमें से क्या क्या लेस हुआ हुआ है, तो हमने अपने हिसाब से करना है। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स का मतलब अकाउंटिंग बुक्स के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे ये थोड़ा अलाउड होता है। डेप्रिसिएशन तो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग अलाउड होगा। एज पर बुक्स वाले को बच्चों ऐड कर दो, कितना अमाउंट है हमारा 34,000। और एक बार डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लेते हैं, वो हमारा पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही है। उसने बोला है कि एक बार डेप्रिसिएशन और इसके अलावा WDV और निकाल दो, तो हमने किया बच्चों, नोट बनाया, हमें डेप्रिसिएशन और WDV दोनों निकालनी है। कंप्यूटर में हमने कोई परचेज नहीं की ड्यूरिंग द ईयर, पहले से WDV, इसके ऊपर बच्चों रेट होता है 40% और इसके ऊपर अब रेट है 30%, तो कर लेंगे हम लोग। हमने सबसे पहले लिखी WDV एज ऑन 1 for 2019, तो बच्चों ये हमारी है 390, 240 और 150, और ये हमने पहले से तो नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज की है, तो यहाँ लिखेंगे एसेट्स परचेज्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो बच्चों यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां पर जो मोटर कार है 6,80,000। अभी आप ध्यान देना, ये आ गई वैल्यू, हमने इसको लिखा WDV एज ऑन 31 मार्च 2020। अब इस पे लगाते हैं डेप्रीशिएशन, तो हमने लिखा लेस डेप्रीशिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 ऑन 3,90,000 एट द रेट ऑफ 40%। बच्चों ये टोटल बन रहा है 156, 3 लाख, ये बच्चों आ रहा है 1,56,000, और इसमें ऑन 680 एट द रेट ऑफ 15% ऑन 80% वैल्यू। 80% पे क्यों लग रहा है, क्योंकि 20% पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो ये बच्चों आ रहा है 81,600। ये बच्चों किया हमने, WDV निकालने के लिए कही थी, ये ऊपर अभी लेस हो जाएगा, तो WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020, बच्चों इसको लेस किया 2,34,000, और यहां पर लेस किया बच्चों हमने, तो ये आ रही है 5,98,400। बच्चों ये दोनों डेप्रीशिएशन घटा देते हैं, 156, 81,600 लेस डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32, तो आप लिखेंगे
ऑन कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर, ये बच्चों 1,56,000। मोटर कार 81,600। इसके बाद बच्चों अब हमें ना इन्होंने बोल रखा है मोटर कार के खर्चे, जब कार का 80% ही बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो 20% जो पर्सनल है वो वापिस ऐड करो। तो लिखा मोटर कार एक्सपेंसेस, जो पर्सनल वाले हैं ना वो वापिस ऐड कर दो। 20% ऑफ 40,000 बच्चों 8,000। इससे आगे हमें कहा गया है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बेसिस पर अलाउड होता है बच्चों, म्युनिसिपल टैक्सेस अनपेड कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग डिसअलाउड होता है? 43B। कोई भी टैक्स हो आधा बच्चों 50% ऑफ 7,000। ड्यू डेट तक पे करना था ना 3,500। इसके अलावा बच्चों सैलरी टू मैनेजर, आपने ये कैश पेमेंट की है तो एक तरह से कैश सैलरी टू मैनेजर अंडर सेक्शन 40A3 बच्चों 21,000। बस पहले टोटल करो, हमने किया बच्चों 6,26,500। इसमें से ये घटा दो तो ये लेस करने के बाद आ रहा है 3,88,900। ये तो बिजनेस इनकम है ही है, प्लस जो पार्टनर के तौर पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहां लिख देते हैं इनकम फ्रॉम फर्म, पीजीबीपी में ही आएंगे। सबसे पहले ये तो एग्जाम्प्टी कर दो, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? 10(2)A। इसके अलावा बच्चों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो जितना फर्म को अलाउड होगा उतना ही 12% तक होता है, या जितना डीड में लिखा है दोनों में से जो कम हुआ तो हम लिख देंगे अंडर सेक्शन 40(b)। तो अगर आपको एक 15% से मिला है तो 12% से कितना बनेगा? हम कहेंगे एक 20। इसके अलावा सैलरी अंडर सेक्शन 40(b), वो कहता है पूरी की पूरी अलाउड है फर्म को तो आपके हैंड में भी पूरी टैक्सेबल 1,00,000। तो बच्चों ये 2 20 इसमें ऐड कर दो, टोटल बन रहा है 6,08,900। बस बच्चों ये हो गया, ये हमारी आ गई एक तरह से इनकम बिजनेस से। इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन एफडी ये ग्रोसअप करेंगे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, और जो इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिला है ये तीनों लिख देते हैं। हमने लिखा बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। बच्चों अगर मुझे आप कहते हो कि 40,500 रुपए मिला है नेट ऑफ टीडीएस, मुझे पता है 10% टीडीएस कटता है 45,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इससे 80DDA की डिडक्शन मत भूलना 12,300। और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड इनकम नहीं है लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो आपकी इनकम होती है 2,300। बच्चों टोटल किया 59,600। इस पूरे को ऐड कर रहा हूं 7,49,000। ये बच्चों आ गई ग्रोस टोटल इनकम। अब इसमें से ना हमने डिडक्शन देनी है, 1 बाय 1 करके देते हैं क्या क्या है। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सबसे पहले जो LIP पे किया है फॉर इंडिपेंडेंट सन, तो ये बच्चों चिल्ड्रन का डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं होता। PPF पेड कितना पे किया है बच्चों? 70,000। अब इसे आगे आए हम 80D पर, रिडक्शन अंडर सेक्शन 80D बच्चों हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर, सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम लिमिट होती है 50,000, 35,000 रुपए की हो गई। इसके अलावा बच्चों 80TTA की रिडक्शन, बच्चों इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड,
बच्चों इसका टोटल किया, ये बन रहा है 2,25,000, इसमें से लेस कर दिया 5,24,000 टोटल इनकम। तो ये बच्चों हमारी इनकम टैक्स की आरटीपी कंप्लीट ऐसे करनी। आपको सब एक प्रोविजन याद होने चाहिए कि किस तरह से हो रहे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी।